नेहरू बड़े सीना तान के एक बात कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर इज ओनली डायमंड ऑफ आवर कैबिनेट। ये उनके शब्द हुआ करते थे, बड़े चौड़े होके कहते थे। क्यों कहते थे हम सारे लोगों को पता है, सारे लोगों को पता है कि क्यों कहते थे। और एक बात, चर्चिल प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इंग्लैंड के, जो भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं सारे लोग जानते होंगे। एक बार चर्चिल जब इंडिया आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सर ये बताइए कि भारत में दो लोग बहुत विद्वान माने जाते हैं, एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो भी बैरिस्टर हैं, और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी बैरिस्टर हैं, और भारत के लोग बड़ा विद्वान मानते हैं इनको। अब आप बताइए आपका क्या विचार है, कैसे कंपेयर करते हैं इन दोनों लोगों को। तो जो चर्चिल ने बात कही थी वो की नोट के तौर पे मैं बोलना चाहता हूँ। चर्चिल ने जवाब दिया था कि नेहरू इज ए 4th क्लास लेट व्हाइल डॉक्टर अंबेडकर इज ए 1st क्लास ग्रेजुएट। नेहरू कक्षा 4 के एक विद्यार्थी हैं और डॉक्टर अंबेडकर जो है वो 1st क्लास ग्रेजुएट हैं। अब आप कंपेयर कर सकते हैं क्या कि दोनों में जो विद्वता थी उसकी कोई तुलना हो सकती है क्या? इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को नेहरू कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर इज डायमंड ऑफ आवर कैबिनेट। बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया, साइमन कमीशन से लेके बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी। वायसराय काउंसिल में मेंबर रहे, बहुत सारे उन्होंने प्लान किए, फिर कैबिनेट में शामिल हुए, संविधान सभा में आए, एक जगह पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़े थे, बंटवारे में वो पाकिस्तान चला गया। फिर नेहरू ने अपने एक आदमी को बॉम्बे से इस्तीफा दिलवाया और इस्तीफा से जो सीट खाली हुई उससे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव लड़वा के पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ले आए थे। इसलिए क्योंकि उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना के भारत का संविधान लिखवा के भारत की सूरत और सीरत दोनों बदलनी थी। और इसी के साथ साथ जो यहाँ लोग पशुओं से बदतर जिंदगी जी रहे थे, जिनको कोई राइट्स नहीं था, उनको भी मानव बनाना था, ये टारगेट था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना के और संविधान का लिखने का एक बहुत बड़ा काम तो ये बहुत लंबी बात है। मैं आता हूँ इस्तीफे पे। बाबा साहब कैबिनेट में शामिल हुए 1951 में। उन्होंने शायद सितंबर या अक्टूबर का महीना था, मुझे ठीक से याद नहीं है, सितंबर या अक्टूबर में 1951 में उन्होंने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। आमतौर पर हम सारे लोग जानते हैं कि हिंदू कोड बिल एक कारण था जिसकी वजह से बाबा साहब ने रिज़ाइन किया। आमतौर पर हम सारे लोग यही जानते हैं और मिलता भी है, ये सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो अपना इस्तीफा लिखा था उसमें 7 कारण थे, 7 कि मैं नेहरू कैबिनेट से क्यों रिजाइन कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने 7 कारण लिखे थे। ऐसे ही अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बाबा साहब ने इंग्लैंड की महारानी को एक पत्र लिखा था। यहाँ पे अनटचेबल्स की जो कंडीशन थी उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे इनके साथ अत्याचार होता है, और वो पत्र जो लिखा था वो 400 पेज का था, शायद आप लोगों ने सुना नहीं हो। और उसी 400 पेज को महारानी ने पढ़ने के लिए अपने 8 सेक्रेटरीज को लगाया था और उन 8 सेक्रेटरीज ने जिस्ट बनाया और उस जिस्ट के तौर पे साइमन कमीशन
इंडिया आया हुआ था, जिसके बाद में 1935 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट बना था, जिसमें अनटचेबल्स को राइट्स दिए गए थे। विधानसभा में रिजर्वेशन दिया गया था, सर्विसेज में रिजर्वेशन दिया गया था। और उसी समय एक हट्टन कमेटी आई हुई थी जिसने ये आइडेंटिफाई किया था कि शेड्यूल कास्ट में लोग कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन सी सब कास्ट शेड्यूल कास्ट में रखी जाएंगी, और इनको उसमें आउट कास्ट कहा गया था। हिंदू धर्म की ब्रांच नहीं थी ये, हिंदू नहीं थे ये लोग, उनको आउट कास्ट कहा गया था अकॉर्डिंग टू हट्टन कमेटी। तो ये सब होता रहा। तो मैं आ जाता हूँ, तो 7 कारण बाबा साहब ने उसमें दिए थे। उसमें पहला कारण था हिंदू कोड बिल। क्यों था? क्योंकि बाबा साहब ने वो बिल पेश किया था, वो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था, राज्यसभा की टेबल पे जाना था, लेकिन नेहरू ने डिसाइड किया कि हम इसको लोकसभा से वापस ले लेंगे। तो बाबा साहब ने कहा ऐसे आप वापस नहीं ले सकते, लोकसभा ने पास किया इसलिए लोकसभा ही इसको वापस लेगी। तो इस पर वाद विवाद हुआ और बाबा साहब ने जो इस्तीफा दिया उसमें 7 कारण लिखे। उसमें पहला हिंदू कोड बिल, दूसरा उनका कारण जो था वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 340 है, धारा जो अनुच्छेद 340 में जो ओबीसी के लिए अदर देन बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड में तो हम सारे लोग आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बाकी जो बच जाते हैं ओबीसी, तो ओबीसी, एससी और एसटी तीनों को मिला दीजिए तो ये बैकवर्ड होते हैं। तो बाबा साहब ने 340 में ये प्रोविज़न किया कि एससी एसटी के अलावा जो बाकी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए सरकार एक कमीशन बनाएगी और उसकी जो सिफारिशें होंगी उनको लागू करेगी ताकि इनका भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो अपलिफ्टमेंट है वो हो सके। इसको नेहरू सरकार ने कोई भी कमीशन नहीं बनाया था, तो बाबा साहब ने इसका विरोध किया। एक हिंदू कोड का बिल का विरोध और दूसरा ओबीसी के लिए कोई कमीशन नहीं बना था, नेहरू ने ये वादा किया था, नहीं बनाया था, उसका विरोध। तीसरा कारण जो है वो बहुत कम लोगों को पता है, वो ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो बाबा साहब ने कहा कि हमारे पड़ोस में छोटे छोटे देश हैं, एक श्रीलंका है, एक पाकिस्तान है, एक भूटान है, सिक्किम भी उस समय एक कंट्री था जो लोगों को याद नहीं होगा, 1971 में शामिल हुआ था भारत में, उसके पहले वो एक कंट्री था, तिब्बत भी एक कंट्री था। तो बाबा साहब ने कहा कि सामरिक दृष्टिकोण से हमारे लिए तिब्बत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तिब्बत जो है वो बफर स्टेट रहना चाहिए और वो बफर स्टेट रहे इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। अगर ये बफर स्टेट नहीं रहा, शांति क्षेत्र नहीं रहा और चाइना जैसे दूसरे देश ने इसके ऊपर कब्जा किया, तो आज जो इंडो तिब्बत बॉर्डर है, जो भारत तिब्बत सीमा है, वो कन्वर्ट होके भारत चीन सीमा हो जाएगी और आने वाले दिनों में भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा। अगर इस युद्ध से बचना है तो हमें हर हालत में तिब्बत को एक बफर स्टेट रखना पड़ेगा। ये बात नहीं मानी गई और आपको याद होगा कि 1962 में भारत चाइना युद्ध हो गया, इंडो चाइना वार हुआ। तो ये तीसरा कारण था। चौथा कारण बाबा साहब ये चाहते थे, जो वायसराय काउंसिल में जब मेंबर थे तब उन्होंने 3 बातें कही थी। नो डाउट इंडिया विल बी ए इंडिपेंडेंट कंट्री, भारत जो है एक स्वतंत्र देश होगा। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और दुनिया में हमारी साख बने, इसलिए हमें डेमोक्रेसी को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना होगा। और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश जब हम करेंगे तो उसको फलने फूलने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर 1 नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। नंबर 2 इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। और नंबर 3 अर्बनाइजेशन माने शहरीकरण। अगर ये नहीं हुआ
तो हम डेमोक्रेसी को बहुत दिनों तक रख नहीं पाएंगे, सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। फिर बाबा साहब ने एक चीज़ को डिस्क्राइब किया कि नेशनलाइजेशन से हमको क्या मिलेगा, नेशनलाइजेशन से हमें सोशल जस्टिस मिलेगा, नेशनलाइजेशन से हमें इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, ये बाबा साहब ने कहा। पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा हमें, नेशनलाइजेशन से हमें पॉलिटिकल जस्टिस भी मिलेगा। बाबा साहब ने कहा अर्बनाइजेशन से क्या होगा कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊपर उठेगा, हम शहरों में रहेंगे, बच्चे पढ़ाएंगे, हमारे पास अच्छे पार्क होंगे, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, अनटचबिलिटी नहीं होगी, एट्रोसिटीज़ नहीं होगी। तो इसके बाबा साहब ने प्रारंभ कर दिया। इंडस्ट्री से क्या होगा कि हम आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, हमारा कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। जब आदमी बेरोजगार नहीं होगा तो उसे धर्मांध नहीं बनाया जा सकता। ये की पॉइंट नोट करिए। सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो होंगे वो धर्मांध मिलेंगे। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाए तो धर्मांधता खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा साहब इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते थे, औद्योगिकीकरण चाहते थे। और सातवां कारण जो है बाबा साहब वो नेशनल वेज पॉलिसी की बात करते हैं कि एक राष्ट्रीय वेतन नीति बने, कि चपरासी से लेके टॉप ब्यूरोक्रेट तक, छोटे स्टेट से लेके बड़े स्टेट तक, लेबर से लेके जो है टेक्नोक्रेट तक जो है नेशनल वेज पॉलिसी बननी चाहिए, जो नहीं बनी। तो ये 7 बड़े कारण थे जिनकी वजह से बाबा साहब ने कैबिनेट से रिज़ाइन किया था। हमने कोशिश की कि की नोट के तौर पे आपको इन चीज़ों के बारे में बता सकें। हमारे बीच में और भी बहुत अच्छे और बहुत ही मतलब जो है बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के स्पीकर्स हैं, उनको भी हमें सुनना है। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो कमेटी के सदस्य हैं श्रद्धेय हर्षवर्धन जी, श्याम मोहन गौतम जी, कुछ लोग